हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबा स्वीट वॉइस में आप सबका मोस्ट वेलकम। आज की कहानी एक बहू पर आधारित है। हम कहानी की शुरुआत करते हैं। भाभी ने ननद पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर घर से बाहर निकाला तो ससुर ने सिखाया ऐसा सबक कि बहू के होश ठिकाने आ गए। 80 वर्षीय सागर जी घर में अकेले थे। भूखे से उनका हाल बेहाल हो रहा था। यूँ तो वो थोड़ा बहुत खाना पकाना जानते थे, लेकिन कुछ पकाने के लिए रसोई घर में राशन भी तो होना चाहिए। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार उन्होंने अपने इकलौते बेटे राहुल को फ़ोन लगा दिया। हेलो बेटा राहुल, कैसे हो तुम? और घर वापस कब आ रहे हो? तुमने तो कहा था कि 4-5 दिनों में ही लौट आओगे, लेकिन पूरा 1 सप्ताह बीत चुका है। तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, अरे पिताजी, आप भी हद करते हैं। अब इंसान कहीं जाता है तो 4-5 दिन ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। अभी हमारा आने का कोई प्लान नहीं है। इस रविवार को रूही की छोटी बहन यानी कि मेरी साली की एंगेजमेंट है। अब हम लोग उसके बाद ही आएंगे। कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएंगे। यह सुनकर बापूजी थोड़ा सा सागर जी बोले, लेकिन बेटा, इतने दिन में यहाँ कैसे रहूँगा? जो राशन घर में पड़ा था अब तो वो भी ख़त्म हो चुका है। आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है और मेरे पास पैसे भी कहाँ हैं जो खुद खरीद कर खा लूँ। बेटा, अब भूख बर्दाश्त से बाहर हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। कहते कहते सागर जी फफका कर रो पड़े और उनका बेटा राहुल बोला, कमाल करते हैं पिताजी आप भी। आपकी बहू आपके लिए इतना सारा राशन रख कर आई थी, इतनी जल्दी आपने वो भी सब ख़त्म कैसे कर दिया? तो सागर जी हैरानी से बोले, अरे नहीं बेटा, मुश्किल से 4-5 दिन का ही राशन पड़ा था जो ख़त्म हो गया है। फिर राहुल बोला, अब जो कुछ भी है वो मेरा आना तो अभी संभव नहीं हो पाएगा। एंगेजमेंट के लिए अभी हमें शॉपिंग भी करनी है और पार्टी की सारी तैयारियां भी देखनी है। अब रूही का भाई तो किसी काम से विदेश गया है, तो पापा जी के साथ मिलकर सारा इंतज़ाम मुझे ही करना है। तो आप थोड़ा सा सब्र करें और धैर्य रखें। अभी तो आप किराने वाले से राशन का सामान उधार लेकर काम चला लीजिए। जब मैं आऊँगा तो उसका हिसाब कर दूँगा। सागर जी कुछ कहने ही लगे थे कि तभी उन्हें फ़ोन से आवाज़ सुनाई पड़ी, राहुल कहाँ रह गए तुम तो? राहुल बोला, हाँ अभी आया। अच्छा पिताजी, बहुत काम है मुझे, मैं फ़ोन रखता हूँ। राहुल ने फ़ोन काट दिया, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा उस पर सागर जी को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। सोचने लगे कि जब यही बेटा छोटा था और घर में राशन की कमी होती थी तो हम लोग भूखे पेट रह जाते थे, लेकिन उसे कभी भूखा नहीं छोड़ा था। आज वही बेटा 5 दिन का राशन घर में रखकर अपने पिता को अकेला छोड़कर चला गया और वहाँ अपने सास ससुर की चमचागिरी कर रहा है। कैसे इतनी बदल जाती है औलाद, माँ बाप का दर्द भी नहीं दिखाई देता। सोच कर ही सागर जी के आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन पेट की भूख जीने भी कहाँ दे रही थी। आखिरकार क्या ही करते। और फिर उन्होंने पास की ही राशन की दुकान पर गए और हिचकिचाते हुए किराने वाले से कुछ राशन उधार देने को कहा, लेकिन राशन वाले ने उधार देने से साफ मना कर दिया। शर्मिंदा होकर सागर जी वापस अपने घर लौट आए, लेकिन अब क्या करें यह उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। बैठे बैठे उन्हें कुछ ख्याल आया कि वह जल्दी से घर को ताला लगाकर घर के पास वाले मंदिर में चले गए। देखा तो मंदिर में प्रसाद वितरण
हो रहा जा रहा था। सागर जी ने एक पत्थल में प्रसाद लिया और मंदिर के प्रांगण में बैठकर खाने लगे और पेट की भूख शांत करके थोड़ी देर वहीं बैठे रहे और सोचने लगे कि आखिरकार इस तरह कब तक गुजारा होगा। बच्चों को आने में तो अभी 1 सप्ताह बाकी है। थोड़ी देर बाद जब वे अपने घर जाने के लिए मंदिर से बाहर निकले तो 7-8 साल के 2 छोटे-छोटे बच्चे उनके पास आए और बोले, अंकल अमरूद खरीद लो, 30 रुपए किलो है। उन्हें देखकर सागर जी को मन में कुछ अचंभे सा हुआ और थोड़ा सा उन्हें ख्याल आया और बोले, बेटा ये अमरूद तुम कहाँ से लाते हो? अंकल मंदिर के पीछे से एक बहुत बड़ा बाग है। जिन अंकल का वो बाग है वो हमें उनके अमरूद बेचने के बदले पैसे देते हैं। अंकल अमरूद लो। क्या नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए, कहकर सागर जी अपने घर आ गए। लेकिन फिर सोचने लगे कि अगर वो छोटे छोटे बच्चे खुद कमा कर खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? बूढ़ा हुआ हूँ, बीमार तो नहीं। अगले दिन सागर जी भी मंदिर के पीछे वाले बाग में चले गए और थोड़ी ही देर में मंदिर के बाहर बैठकर उन्होंने फल बेचने शुरू कर दिए। ज़्यादा कुछ नहीं तो इस तरह वह अपने पूरे दिन के खाने का खर्च तो निकाल ही लेते थे। लेकिन कहीं दुनिया वाली उनके बेटे को नहीं तो इस तरह वह अपने पूरे दिन के खाने का खर्च तो निकाल ही लेते थे। लेकिन कहीं उनके बेटे को गलत ना समझे, ये सोचकर उन्होंने अपने मुंह को साफे से ढक लिया था ताकि वह किसी के पहचान में ना आ सके। ऐसा करते करते आज 4 से 5 दिन हो गए और वो अब बीत चुके थे। आज जब सागर जी फल बेचने बैठे तो देखा मौसम खराब लग रहा था। मौसम विभाग की चेतावनी भी उन्होंने सुनी थी, आंधी तूफान आ सकता है, इसलिए लोग अपने घरों में ही रहें। लेकिन फिर भी सागर जी वहां फल बेचने आ बैठे। थोड़े ही देर में जोरों की आंधी चलने लगी तो सब लोग अपने अपने घरों में चले गए। लेकिन सागर जी अभी तक वहीं बैठे थे, यह सोचकर कि कुछ फल बिक जाएंगे तो उनका गुजारा हो जाएगा। ऐसे मौसम में एक बुजुर्ग को वहां बैठे देख एक न्यूज़ रिपोर्टर वहां आ गया और वीडियो बनाने लगा और बोला, मजबूरी आखिर इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। ऐसा आंधी तूफान में भी ये बुजुर्ग बाहर निकलने को मजबूर है। जिस समय वो रिपोर्टर वीडियो बना रहा था उसी समय तूफान और तेज हो गया और सागर जी का साफा जिससे उन्होंने मुंह ढका हुआ था अचानक हवा में उड़ गया और वे घबरा कर जल्दी से अपना सामान उठाकर वहां से चले गए। कुछ देर में बाहर देखा तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर आंधी तूफान थम गया था। लेकिन सागर जी के आंसुओं का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। बुढ़ापे में पत्नी के जाने के बाद उनकी ये हालत होगी ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी ना था। सागर जी और राधा जी का एक बेटा राहुल और एक बेटी दिशा थी। छोटा होने के कारण राहुल को बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। माता पिता को अपने बेटे से कितनी उम्मीदें थी। राहुल पढ़ाई में भी होशियार था। उच्च शिक्षा के लिए सागर जी ने उसका दिल्ली के एक कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था और बेटी का एक अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी कर दी थी। वहीं कॉलेज में ही राहुल और रूही से मुलाकात हुई। दिखने में हैंडसम राहुल रूही को तो पहली ही नज़र में पसंद आ गया था। धीरे धीरे वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कॉलेज पास करने के बाद राहुल को एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। लेकिन अब राधा जी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी, इसलिए सागर जी ने राहुल के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने राहुल से पूछा
ताकि बहू आकर घर का भाग दौड़ संभाल सके। तो राहुल ने बताया कि वो रूही से प्यार करता है। यह सुनकर सागर जी बहुत खुश हो गए, लेकिन बाद में पता चला कि रूही के पिता बहुत पैसे वाले हैं और सागर जी और उनकी पत्नी किसी अमीर घर की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर लाना नहीं चाहते थे। लेकिन रूही और राहुल ने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया था और रूही के पिता उसकी हर एक बात मानते थे। तो राहुल की जिद के कारण माता पिता को ना चाहते हुए भी उन दोनों के विवाह के लिए हाँ करनी पड़ी। शादी के बाद 1 महीने तो राहुल और रूही घूमने फिरने और शॉपिंग करने में मस्त थे। उसके बाद भी रूही हाय दिन ये तो सहेलियों के साथ घूमने फिरने निकल जाती थी या फिर अपनी सहेलियों को अपने घर बुलाकर सभी सहेलियों के साथ ताश खेलती, ड्रिंक करती और नाचती गाती। लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति वाली राधा जी को ये सब कुछ अच्छा न लगता। तो एक दिन उन्होंने अचंभा होते बोला कि कह दिया कि बहू अच्छे घर की बहू बेटियों ये सब करना शोभा नहीं देता। इतनी बात सुनने की देर थी कि रूही गड़बड़ मचा दिया और अपने पति को स्पष्ट तौर पर कह दिया कि उसकी लाइफ में किसी की दखल अंदाजी हो यह तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल ने अपने माता पिता को समझा दिया कि वो रूही के साथ टोका टाकी ना किया करें। बहू के ये रंग देखकर राधा जी और सागर जी हैरान रह गए। धीरे धीरे राधा जी की हालत और बिगड़ने लगी और एक दिन वह अपने पति सागर जी को इस क्रूर दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। सागर जी की बेटी दिशा कभी हो या ये वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल ने अपने माता पिता को समझा दिया कि वो रूही के साथ टोका टाकी ना किया करे। बहू के ये रंग देखकर राधा जी और सागर जी हैरान रह गए। धीरे धीरे राधा जी की हालत और बिगड़ने लगी और एक दिन वह अपने पति सागर जी को कहने लगी कि अब मुझसे ये ज़िंदगी नहीं जी जाती, मैं हार चुकी हूँ दुनिया से, ताकि उनका अकेलापन बांट सके। लेकिन रूही को अपनी नंद फूटी आंखें नहीं सुहाती थी। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था और करीब 2 वर्ष के बाद रूही और राहुल का बच्चा इस दुनिया में आया। जब उनका बेटा 5 वर्ष का हुआ उन्होंने एक बहुत शानदार पार्टी रखी। पार्टी से 2 दिन पहले ही रूही के मायके वाले उसके घर पहुंच गए। राहुल की बहन दिशा भी बड़े उत्साह के साथ उस पार्टी में शामिल हुई। अब रूही के अपनी मां के साथ मिलकर अपनी नंद के खिलाफ एक चाल चली। पार्टी से अगले दिन जब दिशा अपने घर जाने को तैयार हुई तो उसी समय रूही ने शोर मचा दिया कि उसकी मां का कंगन चोरी हो गया। ऐसा कहते हुए उसने पहले तो इधर उधर कंगन ढूंढना का दिखावा किया और फिर अपनी नंद के बैग की सबके सामने तलाशी लेने लगी और कपड़ों के बीच अपनी मां का कंगन देखकर उसने तो घर में तूफान खड़ा कर दिया। उसके बाद उसके माँ और देखा राहुल क्या हरकत की है तुम्हारी दीदी ने, आज तक इतने महंगे कंगन कभी देखे नहीं होंगे ना, इसलिए चाहिए तो मांग लेती, लेकिन इस तरह चोरी करना छी छी। राहुल ने भी अपनी पत्नी की बात पर विश्वास कर लिया और ये देखकर दिशा हक्की बक्की खड़ी रह गई और आंखों से आंसू बहाते हुए उस दिन अपने ससुराल गई तो फिर कभी नहीं आई। लेकिन जाते जाते उसने इतना ज़रूर कहा था, रूही भगवान से डरना, जो इल्ज़ाम तुमने मुझ पर लगाया है एक दिन वह लौट कर तुम पर भी
आएगा। इतना कहकर वो रोते हुए अपने घर लौट गई। इधर बेटी पर लगे चोरी के इल्ज़ाम का सदमा सागर जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनकी बेटी ने भी वहीं आना बंद कर दिया था। कभी कभार फ़ोन करके पिता का हालचाल ले लिया करती थी। धीरे धीरे उनकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब रहने लगी। एक दिन रूही के पास उसके मम्मी पापा का फ़ोन आया और बोले, रूही बेटी, तुम्हारी छोटी बहन के लिए रिश्ते का पैगाम आया है, आओ। और कुछ दिन के लिए बात चल रही है, हमें तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। एक बार तुम लोग भी आकर देख लो। वैसे भी बच्चों की गर्मी की छुट्टियां हुई हैं, आऊँगी तो कुछ दिन वहाँ भी रह लेना। इस बारे में जब रूही ने अपने पति राहुल से बात की तो राहुल बोला, अगर हम कुछ दिन के लिए वहाँ चले जाएंगे तो यहाँ पिताजी अकेले कैसे रहेंगे। इस बात पर रूही भड़क उठी। अब क्या हर जगह तुम्हारे पिताजी को अपने साथ लेकर जाऊंगी क्या? तो राहुल बोला, अरे मैंने ऐसा कब कहा है, लेकिन तुम ही देखो, काम वाली बाई भी 1 महीने की छुट्टी लेकर अपने गांव गई है। पीछे पिताजी कैसे रहेंगे? उनके लिए खाना कौन पकाएगा? तो रूही बोली, अच्छा, आज अपने पिता के लिए बड़ा प्यार जाग उठा है आपके दिल में। मेरी तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं है, और वैसे भी रोटी बनानी तो उन्हें आती है। अरे रूही, लेकिन उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। अच्छा, अच्छे भले तो हैं तुम्हारे पिताजी, क्या हुआ है उनकी तबीयत को? जब सुबह शाम सैर करने जाते हैं तब तो वो ठीक रहते हैं, तो करने बाहर जा सकते हैं, तो क्या खड़े खड़े अपने लिए 2 रोटियां नहीं पका सकते? मैं उनके लिए घर पर सारा राशन का सामान रख कर जाऊँगी, आराम से पकाते रहेंगे और खाते रहेंगे, रूही ने कहा। तो राहुल बोला, ठीक है बाबा, तुमसे बहस में जीत पाया हूँ क्या मैं, कहकर राहुल अपने ऑफिस जाने लगा। तभी रूही ने आवाज़ दी, राहुल, मेरे मायके जाने के लिए ऑफिस से लौटते वक्त कोई उपहार भी लेते आना। मेरे मम्मी पापा हर बार हमें इतना कुछ देते हैं, इसलिए जो भी उपहार लाओगे अच्छे से अच्छा लाना, रूही ने कहा। तो राहुल ने हाँ में सिर हिला दिया और ऑफिस चला गया। शाम के समय सागर जी का एक दोस्त उनसे मिलने के लिए आया, तो उसी समय उनका पोता उनके पास आया और बोला, दादाजी, हम तो नानी के घर जाएंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे, लेकिन हम आपको नहीं लेकर जाएंगे, आप यहाँ अकेले रहना। ऐसा कहते हुए उनका पोता हंसने लगा। पोते के मुंह से ऐसी बात सुनकर दादाजी का सर शर्म से नीचे हो गया। सुनकर सागर जी हैरान रह गए। तभी उनका दोस्त बोला, किस सोच में पड़ गए सागर? पोते की बात पर पर्दा डालते हुए सागर जी फीकी सी हंसी हंसते हुए बोले, अरे नहीं, ये तो ऐसे ही मस्ती कर रहा होगा। अगर बेटा बहू कहीं बाहर जाएंगे तो क्या मुझे बताकर नहीं जाएंगे? और वैसे भी अगर उन्हें कहीं जाना होता है तो जाएं, जब इतने दिन ज़िंदगी अकेले काट ली है तो आगे भी कहकर काट लूँगा, और कुछ नहीं तो अपने लिए 2 रोटी तो बना ही सकता हूँ। कहते कहते सागर जी का स्वर रुआऊं हो गया। कुछ देर बातचीत करके सागर जी के दोस्त अपने घर चले गए, लेकिन सागर जी के दिमाग में अभी तक अपने पोते द्वारा कही गई बात घूम रही थी। अकेले दिन जब वे सुबह की सैर करने के बाद घर लौटे तो आंगन में बैठकर अपने बेटे से बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे कि उनकी बहू रूही बाहर आई तो सागर जी बोले, अरे बहू, राहुल तैयार हो गया क्या? अभी बाहर क्यों नहीं आया? क्या दफ्तर नहीं जाएगा क्या? तो बहू तनतनाते हुए बोली, आ ही रहे होंगे। चिड़चिड़ाते हुए बोली, अब क्या काम आ गया है? उनके बारे में पूछ रहे हैं? ज़रूर किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी होगी, तभी उनकी राह देख रहे हैं।
आपको तो 1 मिनट भी चैन नहीं है। कभी तो उनको भी आराम से रहने दो। बहू की तीखी बातें सुनकर सागर जी चुपचाप बैठे गए। इतने में राहुल तैयार होकर बाहर आया और बोला, अरे रूही, मुझे ऑफिस जाने की देरी हो रही है, जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो। ठीक है, लाती हूँ। इतना कहकर रूही रसोई घर में चली गई तो सागर जी अपने बेटे के पास आए और बोले, बेटा, मेरे पेंशन निकाल लाए हो क्या? अगर ले आए हो तो कुछ पैसे मुझे भी दे दो। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुमसे मांगना। पैसे होते हुए भी मैं बहू और तुम्हारे सामने हाथ फैलाता रहता हूँ। तभी राहुल बोला, लेकिन पिताजी, हमने आपको कौन सी कमी छोड़ी है जो हाथ फैलाने की नौबत आएगी? आपकी हर ज़रूरत को हम पूरा करते हैं और वैसे भी अपनी तनख्वाह और आपकी पेंशन को हमेशा मिलकर घर चलाते हैं। पैसे मैं रूही का हाथ में लाकर रख देता हूँ। जब घर में उसे चलाना होता है तो पैसे भी उसके हाथ में ही होने चाहिए। फिर भी अगर आपको कुछ पैसे चाहिए तो आप उससे मांग सकते हैं। यह बात सुनकर सागर जी चुप हो गए और फिर कुछ सोचते हुए बोले, अच्छा बेटा, एक बात तो बताओ, क्या तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो क्या? अभी सागर जी इतना ही कहा था कि रूही रसोई घर से बाहर निकल कर आई और बोली, लीजिए, अभी हमारा प्रोग्राम बना नहीं कि आपके पिताजी की जासूसी शुरू हो गई है। मैं ना कहती थी कि आपके पिताजी हमारी हर बात दरवाजे पर कान लगाकर सुनते हैं। इस घर में तो हमारी बिल्कुल प्राइवेसी है ही नहीं। तभी राहुल बोल उठा, पिताजी, आपको ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। अपने बेटे और बहू की बातें आप छुप छुपा कर सुनते हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तभी सागर जी बोले, लेकिन बेटा, मैंने तुम लोगों को कोई बात नहीं सुना। क्या तुम्हें अपने पिता पर इतना भरोसा नहीं है क्या? तो उसकी बहू बोली, यह बात तो मुझे मोनू ने बताई थी कि नानी के घर जा रहा हूँ और इसलिए मैं तुमसे कुछ पैसे मांग रहा था। अभी कुछ खरीदने की इच्छा हो जाती है तो मेरे पास भी कुछ पैसे होने चाहिए। तभी राहुल बात बदलता हुआ बोला, हाँ तो ठीक है ना, बच्चा तो था, आपको बोल दिया होगा। और हाँ पिताजी, हम 5 दिनों के लिए कुछ काम से रूही के मायके जा रहे हैं। उससे मम्मी पापा ने बुलाया है। इतनी बात सुनकर सागर जी बोले, पर बेटा, 1-2 दिनों की बात होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन 5 दिन मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगा? तभी रूही गुस्से से बोली, बस हमने कहीं जाने की बात कही नहीं कि शुरू हो गए। आपके पिताजी, आखिर आप चाहते क्या हैं? सारी उम्र हम आपकी सेवा में ही लगे रहें? क्या मेरे मम्मी पापा का कोई अधिकार नहीं है मुझ पर? या फिर हमारी आप अपनी लाइफ नहीं है? हम परसों सुबह जा रहे हैं और ये तय हो चुका है। ऐसा कहकर रूही पैर पटकते हुए रसोई घर में चली गई। फिर सागर जी कुछ ना बोलकर राहुल से बोले। नाश्ता निपटाने के बाद रूही ने हमेशा की तरह सागर जी से घर के झाड़ू पोछे करवाए और फिर सब्जी काटने के लिए दे दिया और उसके बाद शॉपिंग करने के लिए बाज़ार चली गई। जिस दिन वे लोग निकलने लगे तो रूही सागर जी के पास आई और बोली, पिताजी, ये लीजिए 2000 रुपये, अपने पास रखिए। ये देखकर सागर जी को मन ही मन खुश हुआ कि चलो, बहू को मेरी इतनी चिंता तो है। फिर औपचारिकता निभाते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे इतने पैसों की क्या ज़रूरत है? तो रूही बोली, अरे ये पैसे मैं आपको घूमने फिरने या फालतू चीज़ों पर खर्च करने के लिए नहीं दे रही हूँ। कल महीने की 1 तारीख है। दूध वाला, अखबार वाला और केबल वाला, ये सब
कल पैसे लेने आएंगे तो उन्हें दे दीजिएगा। घर में जितना राशन पड़ा है आपके लिए काफ़ी होगा। फल सब्ज़ी खरीदने की तो आपको ज़रूरत ही नहीं है और आपकी दवाइयाँ हमने पहले से ही लाकर रख दी है। इतना कहकर रूही वहाँ से चली गई। इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता है कि आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। सागर जी ने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया और फिर वे लोग अपनी गाड़ी में बैठकर चलते बने। एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी जब उनके बेटे ने उनकी सुध नहीं ली, थक हार कर सागर जी ने अपना पेट भरने के लिए फल बेचने का काम करना पड़ा। अतीत के बारे में सोचते सोचते सागर जी अचानक वर्तमान में आ गए। जब उनके फ़ोन की घंटी बजी, सागर जी की बेटी दिशा का फ़ोन आया था। हेलो पिताजी, कैसे हैं आप? बेटी की अपनेपन भारी आवाज़ सुनकर सागर जी का मन भर आया। फिर स्वयं को संभालते हुए बोले, मैं ठीक हूँ बेटी। वो क्या है ना, तुम्हारे भाई अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल गया हुआ है। यह सुनकर दिशा बोली, क्या कुछ दिनों के लिए? तो आप वहाँ अकेले कैसे रह रहे हैं? खाना कैसे खाते हैं? और बाकी के काम तो सब कौन करता है? तो सागर जी बोले, स्वर में बोले, अरे बेटा, तुझे मेरी चिंता क्यों हो रही है? 2 ही रोटी तो बनाना है। तेरी माँ के जाने के बाद मैं रोटी पकाना, बर्तन साफ करना और साफ सफाई सब करना सीख गया हूँ। फिर अपने लिए 2 रोटी बनाने में क्या हर्ज है? यह बात सुनते ही दिशा की आंखों से आंसू बह निकले। उसके पिता जिन्हें कभी एक गिलास पानी के लिए भी रसोई में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, वो आज माँ की अनुपस्थिति में घर का एक एक काम स्वयं करते हैं। इसके बाद वो कुछ बोल न सकी और उसने फ़ोन रख दिया। अगली सुबह जब सागर जी अपने लिए नाश्ता बना रहे थे, उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी सुबह सुबह कौन होगा? बच्चे तो घर पर हैं नहीं और मुझसे मिलने तो कौन ही आएगा? सोचते हुए सागर जी बाहर दरवाजे पर गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो अपने सामने अपनी बेटी दिशा को देखकर वो हैरान रह गए। इतने समय बाद अपनी बेटी से मिलकर उनकी आंखें भर आईं। अरे बेटी दिशा! तभी दिशा के बच्चे भी नाना नानू कहते हुए उनकी टांगों से लिपट गए और उनकी गोद में बैठ गए। तो सागर जी ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और फिर प्यार से सहलाते हुए उनका माथा चूमते हुए बोले, आओ ना बच्चों, अंदर आओ। कितने सालों बाद तुम्हें सामने से देखा है, वरना आज तक तो तुमसे वीडियो कॉल पर ही बात होती थी। आई है कहते हुए वे रुआंसे हो गए। तभी दिशा बोली, मैं भी क्या करूं पिताजी, जिस घर में मेरी इज्जत ही नहीं रही वहाँ कैसे आ जाती। भाभी ने तो जो कुछ मेरे साथ किया वो अपमान मैं कभी आज तक नहीं भूल पाई हूँ। इसलिए चाहते हुए भी अपने मायके की चौखट पर पैर नहीं रख सकती। लेकिन आपको मैं अकेले कैसे छोड़ सकती थी? तभी उनका दामाद बोला, पिताजी, क्या तुम लोग इतने पराये हो गए थे कि आपने हमें कुछ बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? बेटी दामाद से अपनापन पाकर सागर जी के आंखें भीग गई और फिर बोले, अच्छा किया बेटा जो तुम लोग यहाँ आ गए। बेटियों से ही तो घर रोशन होता है। लेकिन तुम्हारी भाभी ये सब बातें नहीं समझेगी। अभी यह बातें चल ही रही थी कि उधर फ़ोन बजा और फ़ोन बजते ही दिशा के बच्चे बोल उठे, मम्मी बहुत भूख लगी हुई है, खाना दो ना। तो सागर जी बोले, मैं अभी कुछ देर लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो रसोई घर में चले गए। इधर उधर कुछ ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला, क्योंकि सही
तो पहले से ही बिस्कुट, मटरी और बाकी की स्नैक्स अलमारी में रखकर ताला लगाकर चली गई थी। उसी समय दिशा भी रसोई घर में आ गई और बोली, आप परेशान मत होइए पिताजी, मुझे बताइए, मैं मदद करती हूँ। इतनी बात सुनने के ही सागर जी उदासी भरे स्वर में बोले, क्या बताऊँ बेटी, खुद के पेंशन के पैसे होते हुए भी अपने ही घर में मैं भिखारी बन बैठा हूँ। समझ नहीं आता कि बच्चों को क्या खिलाऊं। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिशा बोली, अरे इतनी छोटी सी बात, हम इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। आपकी ये परेशानी मैं 1 मिनट में हल कर देती हूँ। इतना कहते हुए दिशा ने अपने मोबाइल निकाला और तुरंत फल और स्नैक्स घर पर मंगवा लिए। पहले उन लोगों ने फल खाए और फिर लोगों ने एक साथ बैठकर फल काट कर खाए, बच्चों को स्नैक्स दिए और फिर बाज़ार से खाना ऑर्डर कर दिया। अपने बच्चों का साथ पाकर सागर जी जैसे अपनी परेशानियों को भूल ही गए थे। उधर शाम के समय सागर जी के दोस्त जब उनसे मिलने आए तो बोले, अरे वाह, क्या बात है, दिशा बेटी आई है। तब सागर जी हंसकर बोले, अरे आओ ना, देखो बच्चों को आ जाने से आज मेरा घर कितना गुलजार हो गया है। दिशा तुरंत जाकर उनके लिए चाय बनाकर ले आई। फिर सागर जी के दोस्त बोले, सागर, तुम्हारी बहू के होते हुए तो आज तक इस घर में मुझे कभी पानी तक नहीं पूछा गया, और आज बिटिया तो मुझे चाय बनाकर पिला रही है। यह सुनकर दिशा हैरानी से उनकी ओर देखने लगी तो वो बोले, बेटी एक बात कहूँ, तुम ही अपने पिता को अपने घर क्यों नहीं ले जाती। यहाँ रहते हुए तुम्हारे पिता की हालत कुछ अच्छी नहीं है। या तो अपने पिता का ख्याल तुम रखो या फिर उन्हें उनका हक दिलवाओ। सारी बातें सुनकर दिशा का मुंह एकदम भाभी को ही लाते, और तेरा भाई भी सिर्फ अपनी पत्नी का ही कहना मानता है, इससे तो मेरी हालत ही अच्छी है। पहले मुझे अफसोस था कि भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि भगवान ने जो अच्छा किया था, एक बेटी ही है जो ससुराल की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मेरा पूरा ध्यान रखती है। अकेला रहता हूँ लेकिन शान से जीता हूँ, और घर के काम का क्या पैसा है, हाथ में ही तो इंसान नौकर से भी काम करवा सकता है। ये बात सुनकर दिशा कुछ सोच में पड़ गई। उधर नानी के घर में रहते हुए राहुल का बेटा मोनू जब मोबाइल देख रहा था तो बैठे बैठे चिल्ला पड़ा, अरे दादू देखो मम्मी, ये तो दादू हैं। यह बात सुनकर रूही कुछ हैरानी में पड़ गई। तभी मोनू फिर से बोला, मम्मी मैंने अभी मोबाइल में दादू को देखा है। तो रूही बोली, अच्छा दिखा, तो कहाँ देखा है। तो मोनू ने मोबाइल में एक वीडियो लगा दी। या वही वीडियो थी जो कि आंधी तूफान के उस न्यूज़ रिपोर्टर ने बनाई थी। इस समय उस लोकल न्यूज़ रिपोर्टर ने बनाई थी, जिसमें सागर जी फल बेचते हुए नज़र आ रहे थे। वीडियो पर कैप्शन लगा था कि आखिर मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती है, पेट की भूख उम्र नहीं देखती। वह वीडियो देखकर तो रूही के होश उड़ गए, और फिर रूही ने अपने पिता राहुल को वह वीडियो दिखाई और बोली, ये गुल खिला रहे हैं आपके पिताजी, हमारे पीठ पीछे पूरी जगह में हमारी बदनामी करने पर तुले हुए हैं। क्या कमी छोड़ी थी आखिर हम लोगों ने। राहुल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और बोला नहीं, ये मेरे पिताजी नहीं हो सकते। ठीक है, अभी पता लगाती हूँ, मैं अभी आपके पिताजी को फ़ोन करके पूछती हूँ। ऐसा कहते हुए रूही ने सागर जी को फ़ोन लगाया।
पिताजी, ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? क्यों पूरे शहर में हमारी बदनामी करवा रहे हैं? लेकिन क्या हुआ बहू, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? अच्छा, अब अनजान तो ऐसा बन रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हम लोगों ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, और आपकी वीडियो देख ली है, तमाशा बनाकर रख दिया है आपने हमारा। यह सुनते ही सागर जी शक्पका गए। तभी रूही बोली, आपसे तो मैं घर आकर बात करती हूँ। हमारे आने से पहले घर की पूरी साफ़ सफाई कर दीजिएगा। अभी रूही ये सब बोल ही रही थी कि दिशा ने दोनों बच्चों ने शोर मचा दिया। यह पीछे से शोर कैसा हो रहा है? घर पर कोई आया है क्या? या आपने किसी को फ़ोन करके बुलाया है क्या? बताते क्यों नहीं है? कहते हुए रूही भय तन गई। तभी सागर की हड़बड़ाते हुए बोले, वाह बहू, वो बात यह है ना कि अरे ठीक से बताते क्यों नहीं है? क्या बात कर रहे हो? तभी दिशा आगे आई और बोली, मुझे फ़ोन दीजिए। पिताजी, मैं बात करती हूँ। क्या हुआ भाभी? मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए अपने मायके आई हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात हो गई? तो रूही बोली, अच्छा पहले तो हम सब के रहते हुए हमारे घर में चोरी की थी तुमने, और अब हमारे पीठ पीछे हमारे घर को लूटने के लिए आ गई हो। किसने बोला ऐसा? तो फिर रूही ने बोला, तुम्हें जब इतने सालों से नाराज़ होकर बैठी थी तो फिर आज मेरे घर कैसे आ गई? तो दिशा बोली, अरे आपका घर क्यों? घर मेरा नहीं है क्या? अगर मैं नाराज़ हो भी गई तो सिर्फ आपसे हुई हूँ, अपने पिताजी से नहीं। और वैसे भी आप अपने मायके गई हैं तो वहाँ शांति से रहो, यहाँ बार बार फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, दिशा ने कहा। तो रूही भड़कते हुए बोली, फ़ोन तो अब मैं पुलिस को लगाऊंगी। पिछली बार तो मैंने तुम्हें यूं ही छोड़ दिया था, लेकिन अब तो मैं पुलिस कंप्लेन करके रहूंगी। दिशा बोली, अच्छा जो तुमसे बन पड़े वो कर लो। ऐसा कहकर दिशा ने फ़ोन रख दिया। यह सुनकर सागर जी का डर के मारे बुरा हाल हो गया और कांपते हुए बोले, बेटी ये तूने क्या कर दिया है? तेरे भाई भाभी तो यहाँ आकर हंगामा खड़ा कर देंगे। तो दिशा बोली, अरे पिताजी, इसमें डरने वाली क्या बात है? ये घर आपका है और आपके नाम पर है। क्या ये बात आप भूल गए हैं? अब इस बात का फ़ैसला आपको खुद ही करना होगा कि आप इस घर में नौकरों के तरीके रहेंगे कि अपने बुढ़ापा कैसे बिताना चाहते हैं। खुद के पैसे होते हुए भी आप अपने बेटे बहू के सामने हाथ फैलाना चाहते हैं, या अपनी बची ज़िंदगी पूरी शान के साथ बिताना चाहते हैं। बेटी की बातें सुनकर सागर जी सोचने पर मजबूर हो गए। फिर उन्होंने अपने मित्र के साथ मिलकर एक वकील को अपने घर बुलाया और उसके साथ बैठकर पूरे मामले पर विचार विमर्श किया। उधर जब रूही ने अपने पति राहुल को फ़ोन पर हुई सारी बातें बताई तो वो दोनों अपने बेटे को लेकर आनन फानन में अगले दिन घर वापस पहुंच गए। आते ही रूही अपने नंद पर बरस पड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी में बात करने की? निकल जाओ मेरे घर से बाहर। तभी राहुल भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, अभी के अभी अपना सामान उठाओ और अपने बच्चों को लेकर अपने घर चलती बनो। तभी दिशा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो लगा था कि भाभी तो पराई है, कम से कम आप तो पिताजी को तकलीफ़ों नहीं देंगे, पर आपने तो उसे भी पीछे छोड़ दिया। और जहाँ तक रही यहाँ से निकलने की बात, तो यह घर मेरा है, मेरे भी इस घर में हिस्सेदारी है। वो बात अलग है कि मैंने आज तक कभी अपना हिस्सा नहीं मांगा। यह सुनकर रूही गुस्से में आ गई और जैसे ही अपनी नंद पर हाथ उठाने लगी, तभी सागर जी बोल, खबरदार बहू, जो आज एक कदम भी मेरी बेटी के ओर बढ़ाया
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो रूही बोली, अच्छा, आज इतनी हिम्मत आ गई है, लगता है बेटी ने खूब खिलाया पिलाया है। जो आवाज़ में भी जोश आ गया है। तभी राहुल का बेटा मोनू वो सेक्स लेकर बाहर आया और बोला, देखा मम्मी, इतना सारा सामान पड़ा है रसोई में। रूही बोली, वो सब तो मैं बाद में देखूंगी, लेकिन अभी इन बाप बेटी को मैं नहीं छोड़ूंगी। अभी के अभी निकल जाइए मेरे घर से बाहर। यह सुनते ही सागर जी के सब्र का बांध टूट गया। गुस्से भरी खड़खड़ाती आवाज़ में बोले, बेशर्म औरत, ना तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ संस्कार दिए हैं और ना ही तेरे अंदर कोई संस्कार है। समझ आया? आज तक तो मैं तुम्हारी बदतमीज़ी बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अब नहीं। ये घर मेरा है और मेरी बेटी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तभी राहुल गुस्से से बोला, पिता, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को ऐसी बात करने की? सागर जी ने एक ज़ोरदार थप्पड़ अपने बेटे को गाल पर रख दिया और बोले, नालायक, अपना परिवार लेकर अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। तो राहुल बोला, आप चाहे जो कर ले, लेकिन हमें इस घर से नहीं निकाल सकते। उसी समय वकील साहब अंदर आए और बोले, क्यों नहीं निकाल सकते? ये घर आज भी तुम्हारे पिताजी के नाम पर है और तुम लोग तो उनके पेंशन के पैसे भी रख लेते हो, तो ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। यह बात सुनकर राहुल हैरान रह गया। तभी वकील साहब ने कोर्ट का कागज़ उनके हाथ में थमाया और बोले, 1 सप्ताह के अंदर तुम्हें इस मकान को खाली करना होगा और आज तक अपने पिता की पेंशन पर जो तुम रहते थे, अब वो भी जितने भी पैसे तुमने खर्च किए हैं वो तुम्हें उनके वापस लौटाने होंगे, वरना जेल की हवा खाने को तैयार हो जाओ। यह सुनते ही राहुल और रूही की हवाइयाँ उड़ गईं। वे एक दूसरे के मुंह को ताकने लगे। फिर राहुल ने रूही को इशारा किया और दोनों अपने पिता के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगे। लेकिन सागर जी ने तय कर लिया था कि वो अब कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। ज़ोरदार आवाज़ में वे बोले, ये मगरमच्छ के आंसू तुम किसी और को दिखाना, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। सही कहा था मेरी बेटी ने कि मैंने आज तक अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई, जिस कारण तुम लोगों ने मुझे एक भिखारी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन अब मैं तुम लोगों का मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा इस घर में मत आना। ऐसा कहकर वह अपने कमरे में चले गए। 3 दिन बाद राहुल अपनी पत्नी और बेटे को लेकर वह घर छोड़कर चला गया। अब सागर जी उस घर में अकेले रह रहे थे, लेकिन उनकी बेटी दिशा को अपने पिता की चिंता सताई रहती थी, तो उसने अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, इसलिए उसने उन्हें अपने साथ चलने का कहा। लेकिन सागर जी ने उसके साथ आने से मना कर दिया और कहा, बेटी, इस घर में तुम्हारी माँ की यादें बसती हैं और वैसे भी बेटी के घर पर सहन माँ बाप का शोभा नहीं देता। दिशा ने इस बात का भी हल निकाल लिया और मकान के ऊपर के हिस्से में किराएदार रख दिए और अपने पिता के देखभाल के लिए एक नौकर भी रख दिया, जो दिन भर उनका काम करता था और रात में उनका ख्याल रखता था। अब दिशा हर रोज़ अपने पिता से फ़ोन पर बात करती, उनका हालचाल पूछती और सप्ताह में एक बार अपने बच्चों को लेकर उनसे मिलने भी आ जाती। अब सागर जी अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीने लगे। अपने मित्र के साथ सुबह शाम कभी पार्क में टहलने जाते, तो कभी मंदिर में चले जाते, कभी बाहर घूमने फिरने भी निकल जाते। उनका समय अब अच्छे से कटने लगा था। बेटे से नाता तोड़कर अब उन्होंने भी अपने मन को बहुत समझा लिया था
और अब उनका जीवन सुख शांति से गुजर रहा था। लेकिन उधर अपने पिता के साथ इतनी नाइंसाफ़ी करने के बाद भला उनका बेटा बहू सुख शांति की ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। इधर घर से निकलने के बाद राहुल और रूही ने एक किराए का घर ले लिया। लेकिन अब परेशानी यह थी कि राहुल के पास ना तो अपने पिता की पेंशन थी और ऊपर से घर का किराया भी देना था। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। इस हालत में भला रूही कैसे गुजारा कर सकती थी। अब तो हाय दिन दोनों की लड़ाई होने लगी और एक दिन अपने पति से लड़ झगड़ कर रूही अपने बेटे मोनू को लेकर अपने मायके चली गई। हर बार की तरह इस बार भी रूही की भाभी ने उसकी खूब भगवत की। कुछ दिन बहुत अच्छे से गुजरे, लेकिन धीरे धीरे रूही अपनी भाभी की नज़रों से कटने लगी और धीरे धीरे भाभी का व्यवहार रूही के प्रति बदलने लगा। अब उसकी भाभी उससे छुटकारा पाने की तरकीब खोजने लगी। इसी दौरान एक घर में प्रोग्राम था और उसकी भाभी उसके माता पिता 4 धाम की यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बना लिए और रूही की भाभी जैसे इसी मौके की तलाश में थी। आखिरकार रूही के साथ भी वैसे ही हुआ जैसा उसने अपनी नंद के साथ किया। एक दिन उसकी भाभी यहाँ वहाँ देखते हुए बोली, मेरी सोने की चैन कहीं नहीं मिल रही है। बहुत महंगी चैन थी। उन लोगों ने सब जगह खोज लिया लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। फिर रूही की भाभी ने सबके सामने रूही की अलमारी खोली और उसके एक कपड़े निकालकर खोजबीन करने लगी। ये देखकर रूही गुस्से में आई और बोली, ये क्या कर रही हो भाभी? क्या आपको मुझे पर विश्वास नहीं है? तभी अचानक कपड़ों में से उसकी भाभी की चैन निकल आई। यह देखकर तो रूही के होश उड़ गए। उसने अपने भाई की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देखा। तभी उसका भाई बोला, रूही, अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझसे मांग लेती, लेकिन ऐसे नीच हरकत करने की क्या ज़रूरत थी। यह सुनते ही रूही को तो जैसे मारो तो काटो तो खून नहीं। आज वही दृश्य याद आ रहा था जब कुछ वर्षों पहले उसने अपनी ननद पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था और उसकी नंद सब लोगों के सामने बिलक कर गुनाहगार होने का सबूत दे रही थी। आज रूही को भी उसके गुनाहों की सज़ा मिल चुकी थी। उसका हंसता खेलता परिवार केवल उसकी गलतियों के कारण उजड़ चुका था। आज ना तो उसके पास अपना मायका रह गया था और ना ही ससुराल। मायके की दहलीज पर खड़ी रूही के पास पछताने के अलावा अब कोई और रास्ता नहीं रह गया था। हमारे वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू गाइस।